आज मैं आपको रासायनिक समीकरण संतुलन बताने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड में क्लास 10th में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसको सीख लीजिए कैसे किया जाता है। ये कठिन नहीं होता है, लेकिन आपको इसमें कुछ करना नहीं है। सीधा सीधा अभिकारक और उत्पाद के जो एलिमेंट होंगे, तत्व होंगे, उनकी संख्या आपको बराबर करना है। लेकिन थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन आप पढ़ने के बाद सीबीएसई करने में आपको आसान लगने लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि रासायनिक संतुलन जो है किस पर आधारित होता है। तो आप एक नाम सुने होंगे, द्रव्यमान संरक्षण पर, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उस पर ये आधारित होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो पहले मैं वही लिख देता हूँ कि जो समीकरण संतुलन होता है वो द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। इसका मतलब ये होता है द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। इसका मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान नष्ट होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है और उत्पाद है, तो अभिकारक में जितने तत्व होंगे उतने ही तत्व उत्पाद में भी होंगे, यानी कि जितना द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों का होगा उतना ही आपके उत्पाद के तत्वों का होगा। लेकिन आपको ये 9th के सिलेबस का था, लेकिन बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समीकरण संतुलन किस पर आधारित है, इसलिए हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया। द्रव्यमान संरक्षण से मतलब होता है कि दोनों अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान तत्वों के द्रव्यमान की संख्या या बराबर होगी, या तत्वों की संख्या बराबर होगी, या इनका मास बराबर होगा। तो नियम आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये संतुलन किस पर आधारित होता है आपसे पूछा जा सकता है। तो आप एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। जो आपके सिलेबस का आपको हजारों समीकरण है, लेकिन सारे पहले से ही बता रहा हूँ कि हमारे चैनल पे आपको वही एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो आपके काम का हो। आप 25 एग्जाम्पल लगा, लेकिन आपका सिलेबस का नहीं तो परीक्षा में वो नहीं पूछा जाएगा। आपके सिलेबस का एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। जब हम आयरन का रिएक्शन वाटर से कराते हैं, यहाँ पे अगर आप डिटेल देखेंगे तो स्टीम होता है। इस जो प्रोडक्ट बनता है यह F3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको संतुलन करना है, इसका संतुलित करना है इसको। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो मेन समीकरण आपको दिया, मुख्य समीकरण है जिसको बैलेंस करना है, तो उसके जितने भी अभिकारक हो, उत्पाद हो, चारों तरफ उसके एक बॉक्स बना लीजिए। इसका बॉक्स बना लीजिए, ये हो जाएगा। पहला काम यही आपको करना है। फर्स्ट स्टेप हो गया कि जो भी और इस समीकरण में जो मुख्य समीकरण दिया जिसको बैलेंस करना है, उसके साथ आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसमें कोई बुरा भाग आपको नहीं करना है। दूसरे स्टेप से जो भी परिवर्तन करना है, इस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसको बॉक्स बनाए, बॉक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में आप देखिए कि समीकरण को जल्दी बैलेंस कैसे किया जाए। बहुत से लोग हैं 7 स्टेप 8 स्टेप तक चले जाते हैं, और ये जो समीकरण का संतुलन होता है, तो आप सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे, तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा उसको लेकर उठाइए, उसको पहले बैलेंस करिए। उससे क्या होगा कि जो जिनकी संख्या कम है, हो सकता है कि अपने आप बैलेंस हो जाए बिना आपको बैलेंस किए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप एक बॉक्स बनाएंगे, चारों जितने भी तत्व दिए होंगे आप बना लीजिए। इसके बाद बॉक्स देखिए कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। इस चारों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, या F3O4 की, इसमें एलिमेंट है। तो हम इसको पहले बैलेंस करेंगे। लेकिन बैलेंस करने से पहले हम जो भी तत्व दिया होगा उनको पहले संख्या लिख लेंगे, अभिकारक में कितने तत्व हैं और उत्पाद में कितने तत्व हैं। पहले इधर लिख लेंगे तत्व, एक चार्ट बना लेंगे उसका। तत्व, अभिकारक में तत्व की संख्या, अभिकारक में तत्वों की संख्या, और दूसरा हो जाएगा आपका उत्पाद में तत्वों की संख्या, उत्पाद में तत्वों की संख्या। ये दूसरा स्टेप होता है। अब देखिए जो समीकरण है उसमें आयरन है, तो आयरन हमने लिख लिया, पहले तत्व लिख लीजिए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लिया हमने, और एक ऑक्सीजन, और इधर भी वही है, कोई तत्व छूटना नहीं चाहिए आपको। इधर भी आयरन देख लीजिए, ऑक्सीजन है, इन तीन के अलावा कोई और तत्व इस समीकरण में नहीं दिखाई दे रहे, तत्व हो गए, दोनों तरफ के हो गए।
अब देखिए अभिकारक में तत्वों की संख्या, अभिकारक क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है यानी बाएं साइड होता है। अब देखेंगे क्या है, आयरन की संख्या 1, इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या देखिए 2 और ऑक्सीजन 1। आप यही काम कर लेंगे, इधर उत्पाद में देख लेंगे, क्योंकि उत्पाद में आयरन की संख्या आपको 3 दिखाई देगी, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 4। अब ये काम आपको यहाँ पर करना है कि बैलेंस करने के लिए क्या करना है। ये दूसरा स्टेप होगा, इतना अगर कर लेते हैं आप तो लगभग आपका 50% काम हो जाएगा। इससे आपको कुछ नहीं करना है। आपको हमने क्या कहा कि यह नियम कहता है कि समीकरण और संतुलन कैसे होगा, तो तत्वों, ये अभिकारक में जितने तत्व हैं उतने ही किसमें होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। अब देखेंगे आयरन, हमने कहा कि सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, जिसकी संख्या ज्यादा हो, या फिर 3 और 4 को उठाइए, या तो आप आयरन को बैलेंस कर लीजिए या तो ऑक्सीजन को, दोनों में से किसी को आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जिसकी संख्या ज्यादा है तो हम आयरन से शुरू कर लेते हैं, ऑक्सीजन से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या किसकी ज्यादा है, आयरन और इसकी। हाइड्रोजन को बाद में करेंगे, हाइड्रोजन वैसे भी दोनों जगह 2-2 ही है। आप देखेंगे मान लीजिए हम आयरन को अगर बैलेंस कर ले रहे हैं तो आयरन इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 3 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई। अब ये जो समीकरण है तो क्या लिखना है आप, 3Fe प्लस H2O, ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। अब ये बैलेंस हो गया। अब देखेंगे लेकिन अब कौन सा तत्व है, अब यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन था, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे आप, यहाँ भी 2 था, यहाँ इसको बैलेंस करना ही नहीं है। अब इसको देखेंगे ऑक्सीजन को, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यानी यहाँ पे अगर हम 4 का गुणा कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। तो 4 का गुणा किसमें करना है, अभिकारक में, आप ये भी देखना है। और उत्पाद में क्या है, 4 था यहाँ पे, तो इसको हम 4 का गुणा कर देंगे अभिकारक में, तो यहाँ हम 4 लिख दें अगर, ठीक है। क्या आप आगे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेप आगे बढ़ा करके 3Fe प्लस 4H2O, ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। अब आप देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे अगर 4 हमने लिखा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, यानी पहले 2-2 तो था, लेकिन जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई, यहाँ पे क्या है 2 ही रह गई, इसलिए इसको भी बैलेंस करना होगा। तो आप अगले स्टेप में आप जा सकते हैं, यहीं पे कर सकते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। हम बताने के लिए थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 8 चाहिए, यानी कि हम यहाँ अगर 4 का गुणा कर दें क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए आपका ये हो गया। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो यहीं पर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आप इतना बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, आप इतना कर सकते हैं कि देखिए अब बैलेंस हो गया। 3 आयरन इधर है तो 3 आयरन इधर है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। आगे जो कोफिशिएंट लिखा रहता है गुणा, वो उसके बराबर होता है, यानी 4 लिखा तो 4 है, लेकिन जो नीचे लिखा रहता है इसमें गुणा करके देखते हैं, यानी 2 लिखा है, यहाँ ऊपर 4 तो 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन हुआ, यहाँ भी देखिए 4 दूना 8 हाइड्रोजन, यानी सब बैलेंस हो गया। अब इस मेथड को कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं हिट एंड रन मेथड, यानी कि आप इसको बोलेंगे चरणबद्ध, इसको आप स्टेप वाइज कर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड या चरणबद्ध प्रक्रिया। इसी विधि को हम बोलते हैं हिट एवं ट्रायल विधि। इस तरीके से जब आप बैलेंस करते हैं तो इस विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि, यानी कि चरणबद्ध संतुलन प्रक्रिया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चरणबद्ध संतुलन प्रक्रिया। और इसको हिट एंड ट्रायल विधि क्यों कहते हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये किताब में एनसीईआरटी में दिया हुआ नाम तो बहुत लोग बता देते हैं। तो इसको हिट एंड ट्रायल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे छोटा पूर्णांक का गुणा करके, यानी कि छोटे गुणांक का यहाँ जो गुणा करें कोई ना कोई एक
पूर्णांक है, इसका गुणा करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये था आपका पूरा। आप दोनों नाम याद रखिएगा समीकरण संतुलन का। समीकरण संतुलन जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ आपको समीकरण संतुलित हो गया। इस विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल, और इसी को हिट एंड ट्रायल को क्या बोलेंगे, चरणबद्ध संतुलन प्रक्रिया। और इसमें इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे, 4-6 क्वेश्चन कराएंगे, आपको अगर 10th में पूछा जाए तो 99% यही एक रिएक्शन आती है। बाकी जेडन का H2SO4 कराते हैं तो बैलेंस रहती है, तो इसका 99% यही रहता है। और 2-4 क्वेश्चन करा देंगे, और इसमें कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो पूछी जाती है, उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे आपका पूछा जाता है कि संक्षारण क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट संक्षारण, तो संक्षारण क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए आप। संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है, देखिए क्या है संक्षारण। आप देखेंगे संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु या मेटल वायु की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या क्षार की उपस्थिति में, या अम्ल की उपस्थिति में, या आर्द्रता की उपस्थिति में जब संक्षारित होने लगे, यानी कि उसका क्षय होने लगे, या वो कमजोर होने लगे, वो खराब होने लगे, वही प्रक्रिया क्या लेती है, संक्षारण। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लिखेंगे जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित वायु आर्द्रता तथा अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक परत बन जाती है, जिसके कारण वह धातु या उस धातु का क्षरण होने लगता है, क्षरण या क्षय होने लगता है, क्षरण होने लगता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। देखिए संक्षारण का सीधा सीधा मतलब है कि धातुओं का, जो कोई भी धातु होगी उसमें आर्द्रता आ जाए, या वायु या किसी अम्ल से रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके उसका क्या होने, क्षय होने लगे, उसका नुकसान होने, जैसे लोहे में जंग का लगना, तो क्या संक्षारण का उदाहरण। तो उदाहरण पहले देख लीजिए आप। उदाहरण जैसे लोहे में जंग लगना। अब देखें कोई भी लोहा का जंग लगता है तो क्या हो जाता है, वो लोहा क्या है, एक मेटल है, धातु है, वो खराब हो जाती है जंग लगने के बाद। तो लोहे में जंग लगना। और आप देखेंगे इसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए। जंग का जो फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O। आप देखेंगे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग का फार्मूला, लोहे में जंग का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। XH2O का मतलब होता है कि यहाँ वाटर के नंबर जो होते हैं, कितने वाटर मालिक्यूल्स होंगे वो फिक्स नहीं, एक वाटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल नंबर लिखा हुआ है। आपको फार्मूला पूरा याद रखना है। अगर कोई कहते कि Fe2O3H2O होता है जंग का फार्मूला, वो भी सही है, 2H2O का दे वो भी सही है, 3H2O कह देगा वो भी सही है। इसलिए यहाँ NH2O भी कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल क्या है, फिक्स नहीं है कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। ठीक है। दूसरा है, ये आपको याद रखना है, इसमें लोहे में जंग लगना। अब जैसे इनको बचाएं कैसे, मतलब संक्षारण से बचाओ, संक्षारण
से बचाव कैसे करेंगे आप? कोई भी धातु खराब होने से कैसे आप बचाएंगे? तो आप देखेंगे कि इसके कई चीज़ें हैं। आप पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, तो पहला होता है यशद लेपन। यशद लेपन, पहले इसी को समझ लीजिए, अलग से भी पूछा जाता है यशद लेपन क्या है। तो देखिए यशद लेपन जो होता है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के ऊपर परत बना ले तो कहलाता है यशद लेपन। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व के ऊपर, यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के ऊपर परत बना लेती है, बना लेती है, जिसे यशद लेपन कहते हैं, लेपन कहते हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि आप जंग बचाएंगे तो इसमें उदाहरण क्या होता है, जैसे आयरन के ऊपर, यानी कि आयरन के ऊपर जिंक की परत का बनना। आपको एक जनरल फार्मूला बता दिया है कि यशद लेपन क्या है। अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं कम क्रियाशील तत्व के ऊपर परत बना लेते हैं, जिसे हम यशद लेपन कहते हैं। उसका उदाहरण क्या है, आयरन के ऊपर जिंक की परत का बनना। किसका उदाहरण होगा, यशद लेपन। आप ये कह सकते हैं कि ये अधिक क्रियाशील तत्व है जिंक, और इसके ऊपर क्या परत बना ली थी, इसको क्या बोला गया आपको, यशद लेपन। दूसरा है पेंट करना, पेंट करना, ये भी एक उदाहरण हो सकता है ऐसा संक्षारण से बचाव का। तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि आप कह सकते हैं कि विद्युत लेपन या वैद्युत लेपन कह दीजिए, वैद्युत लेपन। ये 2-3 विधियां हैं जो आप संक्षारण से बचाव कर सकते हैं, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यशद लेपन क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के ऊपर एक परत बना लेती है, जिसे हम यशद लेपन कहते हैं। उसमें खास तौर पर इसको यशद लेपन कब कहते हैं, जब आयरन के ऊपर जिंक की परत बन जाती है तो कहलाता है यशद लेपन, या इसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। इस केस में इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। आप थोड़ा सा CBSE अकेडमी पढ़ रहे हैं तो एडवांस रहिए आप, गैल्वेनाइजेशन। थोड़ा सा मैं इधर बाहर चला गया था कुछ समय के लिए, इसलिए वीडियो नहीं पढ़ पाई है, हमें इस बात का जरूर अफसोस है। लेकिन छुट्टी है, सब कवर कर देंगे, हम आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। जो भी इधर 10-15 दिन क्लास नहीं हो पाई है हमें बाहर जाने की वजह से। अब देखिए इसमें एक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपसे जरूर पूछे जाते हैं परीक्षा में। संक्षारण बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE अकेडमी पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूटेगा जो आपको परीक्षा में आए और आप कहेंगे नहीं बताया गया, और आसान करके। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता क्या होती है, तेल या तेलीय पदार्थ या खाद्य सामग्री जो होती है ऑक्सीजन के उपस्थिति में या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वो क्या होती है, खराब होने लगती है। इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। यानी कि आप कह सकते हैं तेल तथा वसायुक्त पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ, तेल तथा वसायुक्त पदार्थ वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की, या आप चाहे तो O2 भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में
उपस्थिति में उपचयित होने लगती है। उपचयित यानी आक्सीकृत। आप लिख सकते हैं समझने के लिए कि आक्सीकृत या उपचयित एक ही चीज होता है। उपचयित तेल तथा वसायुक्त पदार्थ वायु की उपस्थिति में उपचयित होने लगते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ या पदार्थ का स्वाद एवं स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। और ये भी बहुत पूछा जाता है, और ये जनरल साइंस में अभी समीक्षा अधिकारी में पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था कि खाद्य पदार्थ, खासतौर पे चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे उदाहरण, जैसे इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, जैसे पहला है, इससे बचा मतलब कि कोई भी खाद्य सामग्री खराब ना हो, इसके क्या उपाय है, यानी कि उपाय क्या है। पहला उपाय तो है कि आप शीतलन द्वारा, यानी कि आप रेफ्रिजरेटर वगैरह फ्रिज में रख सकते हैं, शीतलन द्वारा, यानी कि आप फ्रिज में रख देते हैं या रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो कुछ समय जहाँ 2 दिन में खराब ना हो, 4 दिन में खराब होगी, 5 दिन में खराब होगी, यानी उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है। लेकिन आपसे जो परीक्षा में पूछा जाता है कि जो चिप्स का पैकेट होता है, पोटैटो चिप्स या इस प्रकार, उसमें कौन सी गैस होती है, तो आप यहाँ पे नोट में लिख लीजिए। यहाँ पे जो चीज जरूरी है वो आपको लिखना है। चिप्स के पैकेट में, नाइट्रोजन गैस विकृत गंधिता को रोकती है, समीक्षा अधिकारी ने यही पूछा था कि चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो आपको क्या रखना है, चिप्स के जितने पैकेट है खाने पर उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। और इसको शीतलन द्वारा भी, और भी बहुत सारे ऐसी प्रक्रिया है। बहुत से एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं आप। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जैसे नाइट्रोजन एक से एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जैसे MgO2 है, हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके हमने पहले ही बताया कि जो आपके सिलेबस में वो पढ़ेंगे वही पेपर में आए। तो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रतिऑक्सीकारक, जैसे शीतलन है, प्रतिऑक्सीकारक का यूज कर सकते हैं आप, प्रतिऑक्सीकारक, इन सबसे बचाव के लिए ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। और इसी के साथ आपका एक चैप्टर पहला हाई स्कूल का समाप्त हो गया। और जितनी भी इधर नहीं कर पाए हम, थोड़ा देर हुआ हम बाहर चले गए थे, तो इस वजह से मैं जो भी इधर नहीं हो पाया सिलेबस आपका देखेंगे, 1 हफ्ता में पूरा आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म, और बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। आपको जो समय आपको लग रहा हो कि सर इस समय नहीं आ रहे हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं, तो आपको कमी पूरी कर दी जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं सर, अगर कुछ समय के लिए चले गए थे तो बहुत जल्दी पूरा कर दी जाएगी कमी। धन्यवाद, थैंक यू।